वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। तो सेमेस्टर 5 तक का आप लोग कर चुके हैं और आपका बैच ये एनईपी मॉडल पे नहीं चल रहा है। आपका जो बैच है ये ओल्ड मॉडल पे चल रहा है, यानी जब सेमेस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी में लागू हुआ था ये उस बैच का क्लास है। और जो अब नए बैचेस आएंगे उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, जिसमें कि आपका ये पूरा सिलेबस टोटल 8 सेमेस्टर में ख़त्म होगा, जो कि पहले से 6 सेमेस्टर्स में ख़त्म होता था। तो चलिए सेमेस्टर 6 की आज पहली क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेमेस्टर 6 में कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने हैं और उनका टाइप क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में जानेंगे। और जो चीज़ आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 6 में वो आगे आपके कहाँ काम आने वाली है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सेमेस्टर 6 में टोटल आपके 2 थ्योरेटिकल पेपर हैं। एक का नाम है ऑपरेशन रिसर्च और दूसरे का नाम है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तीसरा पेपर जो है वो इन पर बेस्ड, और जो आपने सेमेस्टर 5 में पेपर्स पढ़े इन पर बेस्ड प्रैक्टिकल की क्लास होगी, जो आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पेपर 1 ऑपरेशन रिसर्च। अब ये ऑपरेशन रिसर्च पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इस नाम से एक पेपर आपका मैनेजमेंट में भी होता है, एमबीए में होता है, ऑपरेशन रिसर्च के ही नाम से होता है। और जो चीज़ें आप यहाँ ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं यही आपको एमबीए करने वाले बच्चों को ऑपरेशन रिसर्च के पेपर में पढ़ाई जाती हैं। तो जिन बच्चों को इस कोर्स को अगर ये उनसे मैच करता है पेपर का नेम या कुछ भी, तो आप इसके सिलेबस को देखकर जान सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड है। तो इस पेपर में यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे क्विंग थ्योरी। क्विंग थ्योरी क्या होती है इसके बारे में भी हम आज ही जानेंगे। और इसमें इसके कंपोनेंट क्विंग सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल, इंटर अराइवल टाइम क्या है, इसका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर कुछ मॉडल्स हैं जो आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। क्विंग सिस्टम के ही कुछ मॉडल्स हैं और ये क्विंग थ्योरी और क्विंग सिस्टम के मॉडल्स आपका आईसीएस का पेपर नंबर 4 में भी पूछा जाता है। तो आइए हम लोग ज़रा आईसीएस के पेपर नंबर 4 का भी सिलेबस देख लेते हैं, और ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपका ये सिलेबस वहाँ से मैच होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है क्विंग मॉडल्स, स्पेसिफिकेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर्स, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ MM1 एंड MMC मॉडल्स विद एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू लेंथ एंड वेटिंग टाइम, MG1Q एंड पोलजैक किंचिन रिजल्ट्स। तो ये शायद आपको ना मिले ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में, लेकिन आपको जो बेसिक्स हैं क्विंग सिस्टम का, क्विंग मॉडल का, MM1 मॉडल, MMC मॉडल क्या होते हैं, ये सारा का सारा आपको मिलेगा। सेमेस्टर 5 में भी आपने एक पेपर पढ़ा जिसका नाम था ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो ये ऑपरेशन रिसर्च एंड रिलायबिलिटी जो आईसीएस के पेपर नंबर 4 में एक पार्ट, टोटल 7 सेक्शन होते हैं पेपर 4 में, जिसमें से 2 सेक्शन स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने होते हैं, उसका ये एक सेक्शन है ऑपरेशन रिसर्च। तो आपने जो सेमेस्टर 5 में पेपर पढ़ा उससे भी बहुत कुछ इसमें पूछा जाता है, यानी अगर आपने ऑपरेशन रिसर्च बीएससी में ढंग से पढ़ा है तो आईसीएस में भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, बेलमैन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी, जनरल फॉर्मुलेशन, कंप्यूटेशन मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग, और ये सीक्वेंसिंग, जॉब सीक्वेंसिंग जिसका नाम था 2 मशीन एंड जॉब, 3 मशीन एंड जॉब, ये सब आपने पढ़ा सेमेस्टर 5 में। अभी आगे और है पोर्शन, ये है पर्ट एंड सीपीएम बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो आपके इस सिलेबस में ये पोर्शन भी है, नेटवर्क एनालिसिस, और ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट एंड सीपीएम। यानी बीएससी के पेपर में यूनिट 4 में जो आप पढ़ेंगे ये भी आईसीएस के सिलेबस से मैच होता है। तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको आगे कंपटीशन में मदद करेगा। इसके अलावा इस पेपर में जो आप पढ़ेंगे वो, जब एमएससी में आप एक पेपर पढ़ेंगे स्टोकास्टिक प्रोसेस, तो उस स्टोकास्टिक प्रोसेस में ये पूरा का पूरा क्विंग सिस्टम एज अ बेस यूज़ होता है। तो यहाँ अगर आपने इसको अच्छे से समझ रखा है तो एमएससी के उस पेपर को पढ़ने में आपको बहुत आसानी आएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन कोर्स, क्विंग थ्योरी होती क्या है और इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं क्विंग थ्योरी। तो अंग्रेजी शब्दावली का, इंग्लिश डिक्शनरी का एक ऐसा शब्द जिसके पहले अक्षर यानी पहले लेटर के प्रोनाउंसिएशन से ही इस पूरे शब्द को प्रोनाउंस किया जा सकता है। क्यू, आप सब ने
ध्यान दिया होगा कि अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू का मतलब होता पंक्ति, जिसकी स्पेलिंग होती QUEUE। अगर हम इस पोर्शन को हटा के भी पढ़ें तब भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्यू ही पढ़ेंगे। यानी पहले लेटर के प्रोनाउंसिएशन से पूरा शब्द प्रोनाउंसिएट होता है। क्यू का मतलब होता है लाइन, पंक्ति। और हम क्यूइंग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। क्यूइंग थ्योरी का मतलब ये जो लाइन लग रही है इसका लगने का क्या कॉन्सेप्ट है, लगने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, और यदि हम इसमें प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, लाइन के लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लोगों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और जो उनको सर्विस दी जा रही है उस सर्विस के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आज की ये क्लास एकदम बेसिक क्लास है, जिसमें सिर्फ आप इंट्रोडक्टरी फॉर्म में ये जानेंगे कि क्यूइंग थ्योरी में हमको करना क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फिर धीरे धीरे हम प्रोबेबिलिटी को मिक्सअप करते हुए, स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हुए इस क्यूइंग थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्यू और वेटिंग लाइन इज फॉर्म्ड व्हेन यूनिट्स में क्या क्या हो सकता है। ये लाइन किसकी, कस्टमर्स की हो सकती है, क्लाइंट्स की हो सकती है, मशीनों की हो सकती है, पर्सन्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। अब आप अपने रियल लाइफ में देखते होंगे कि कहाँ कहाँ पर क्यों बन रही हैं। अगर आपके पास बाइक है या कार है तो आप कार की सर्विस कराने जाते हैं तो क्या होता है, आपको एक टोकन मिल जाता है, नंबर लगता है। तो ये हो गई व्हीकल्स की लाइन। अगर आप बैंक से पैसा लेने जा रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई सर्विस लेने जा रहे हैं तो आप बैंक के लिए कस्टमर हैं, कस्टमर्स की लाइन लग गई। क्लाइंट क्लाइंट एक स्पेशल टाइप का वर्ड है जो पर्सन के लिए ही यूज़ किया जाता है। मशीन्स की लाइन, जब भी हम कोई टास्क कई मशीनों के थ्रू परफॉर्म करते हैं तो हम मशीन पर इन टास्क को एज अ क्यू के फॉर्म में रखते हैं, या फिर मशीनों को क्यू के फॉर्म में रखते हैं कि पहले टास्क इस मशीन पे होगा फिर इस मशीन पे। नीडिंग सम काइंड ऑफ सर्विस, यानी ये क्यू किस लिए बनी, अ क्यू आर वेटिंग लाइन इज फॉर्म्ड व्हेन यूनिट्स मीन्स ऑल दीज थिंग्स needing some kind of service arrive at a service channel that offers such facility। यानी जब भी कभी हम किसी ऐसे के पास जो कुछ तरह की सर्विस ऑफर करता हो जाएं और वहाँ पर एक लाइन फॉर्म करें, एक क्यू बनाएं। तो ये है लाइन के बनने का कॉन्सेप्ट। किस लिए लाइन बन रही है, नीडिंग फॉर सम काइंड ऑफ सर्विस, यानी हमें कुछ तरह की सर्विस चाहिए। लाइन बनती इसलिए है क्योंकि लोगों के आने का जो रेट है वो सर्विस मिलने के रेट से ज़्यादा होता है। मींस अराइवल रेट इज़ ग्रेटर देन सर्विस रेट। अगर कोई पर्सन एक काउंटर पे सर्विस लेने के लिए आया, अराइवल रेट हमें पता है कि हर 5 मिनट पे एक पर्सन आता है, तो पहला पर्सन खड़ा है और अगर इसको सर्विस मिल गई 5 मिनट में अगले पर्सन के आने के पहले, तो क्यू फॉर्म ही नहीं होगी। यानी थ्योरी में ये भी है कि जब कभी अराइवल रेट कम रहेगा सर्विस रेट से तो क्यू बनेगी ही नहीं। क्यू तभी बनती है जब अराइवल रेट ज़्यादा होता है सर्विस रेट से। चलिए एग्जाम्पल 1, द पीपुल अराइविंग एट अ सिनेमा टिकट विंडो आर कॉल्ड यूनिट्स। जो लोग सिनेमा टिकट विंडो पे टिकट लेने जाते हैं उनको हम यूनिट्स कहते हैं। और कस्टमर्स, एंड इशूइंग द टिकट्स इज कॉल्ड द सर्वर। और इनको टिकट इशू करना ये क्या कहलाता है, किसके थ्रू टिकट इशू हो रहा है, सर्वर के थ्रू। द टिकट विंडो इज कॉल्ड द सर्विस चैनल। और जो टिकट विंडो है वो किसका काम करती है, सर्विस चैनल का काम करती है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। द पीपुल अराइविंग एट अ सिनेमा टिकट विंडो फॉर्म अ क्यू। तो अगर वहाँ पर लोगों के आने का रेट ज़्यादा है सर्विस मिलने से तो वहाँ पर एक क्यू फॉर्म होगी, यानी टिकट विंडो पर एक, सिनेमा टिकट विंडो पर एक क्यू फॉर्म होगी, फॉर्म अ क्यू। और वेटिंग लाइन, इसको वेटिंग लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खड़े लोग इंतजार करते हैं अपनी बारी के आने का। इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, और ये लाइन बनती क्यों है, ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अगर कहीं पर लाइन नहीं बनती है तो क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं हम पहले आए, हमको पहले सर्विस मिलनी चाहिए। तो डिसिप्लिन को फॉर्म करने के लिए लाइन का बनना बेहद ज़रूरी है। और अभी आप क्यों देखना चाहते हैं तो IPL के टिकट लखनऊ में बिक रहे हैं। टिकट बिकते समय वहाँ पर भीड़ बहुत होती है और इस वजह से वहाँ लाइन लगती है और लाइन लगकर लोगों को टिकट मिलता है। तो हम लोगों का बस बेसिकली यही करना है कि कैसे स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर यूज़ होगी और क्या इसका फ़ायदा है स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने का, प्रोबेबिलिटी अगर इसमें कॉन्सेप्ट लगता है तो क्या नई चीज़ें निकल कर आएंगी, ये देखना है। पॉइंट नंबर 2, द लेटर्स अराइविंग एट अ टाइपिस्ट डेस्क आर कॉल्ड यूनिट्स।
अगर हम एक टाइपिस्ट की डेस्क पर देखें तो उसके यहाँ लाइन लगी होती है लोगों को लेटर टाइप कराने की। ऐसा आप कहाँ देख सकते हैं, जब आप कोर्ट में कोई काम करवाने जाओ तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर टाइपिस्ट के पास लाइन लगती है लेटर टाइप करवाने की। आर कॉल्ड यूनिट्स, तो इन लेटर्स को हम यूनिट्स कहेंगे। एंड द टाइपिस्ट इज कॉल्ड द सर्वर, टाइपिस्ट वो है जो सर्वर है। द मशीन यूज टू टाइप द लेटर इज टाइपराइटर कॉल्ड सर्विस चैनल, जो मशीन जिससे टाइप किया जाएगा वो सर्विस चैनल है। द लेटर अराइविंग एट अ टाइपिस्ट डेस्क आर अरेंज्ड इन अ क्यू, जब भी उसके पास ज़्यादा काम होता है तो वो सबको एक के ऊपर एक रखता जाता है और एक लाइन फॉर्म कर लेता है, या इसी को हम वेटिंग लाइन कहते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूइंग सिस्टम। अब क्यूइंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, है क्या ये। अ क्यूइंग सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फ्लो ऑफ यूनिट्स। एक पूरे के पूरे क्यूइंग सिस्टम को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, यूनिट्स का फ्लो क्या है। फॉर सर्विस, फॉर्मिंग द क्यू, क्यू कैसे बन रही है, क्यू के बनने के कई कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी जब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे इस थ्योरी में तो आपको समझ में आएगा कि क्यू कैसे कैसे बन सकती हैं। इफ़ सर्विस इज़ नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, यानी फॉर्मिंग द क्यू, क्यू बनेगी जब सर्विस तुरंत मिल नहीं रही होगी। एंड लीविंग द सिस्टम आफ्टर बीइंग सर्व्ड, और जब सर्विस मिल जाए तो हम उस सिस्टम को छोड़कर हट जाएं। और समटाइम्स विदाउट बीइंग सर्व्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन या जो भी सर्विस लेने आया है वो जल्दी में होता है और बिना सर्विस लिए ही लाइन को छोड़कर चला जाता है किसी और दिन के लिए, कि वो किसी और दिन, जिस दिन भीड़ कम होगी उस दिन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय यूनिट्स वी मीन दोज डिमांडिंग सर्विस, यूनिट्स का मतलब वो जिनको सर्विस चाहिए। कस्टमर एट अ बैंक काउंटर, बैंक काउंटर में कस्टमर्स। कस्टमर एट अ रिजर्वेशन काउंटर, रेलवे के टिकट में लाइन लगती है रिजर्वेशन करवाने के लिए। कॉल्स अराइविंग एट अ टेलीफोन एक्सचेंज, ये एग्जाम्पल अब के लिए थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। जब बेसिक टेलीफोन आए थे, मोबाइल्स नहीं थे, तो यहाँ पर भी फ़ोन की वेटिंग लगती थी। किसी एक का फ़ोन आया है, उससे बात हो जाएगी, फिर दूसरी कॉल आएगी। तो कॉल्स अराइविंग एट अ टेलीफोन एक्सचेंज ये भी वेटिंग में आते थे। एयरप्लेन्स वेटिंग फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, कई सारे प्लेन हैं तो उनको टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए भी लाइन या क्यू फॉर्म करनी पड़ती कि पहले ये आएगा फिर ये, इस तरीके से। एट अ बिजी एयरपोर्ट। अब आते हैं बेसिक फीचर ऑफ अ क्यूइंग सिस्टम और चार्ट ऑफ क्यूइंग सिस्टम। तो इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें क्यूइंग सिस्टम में क्या क्या होता है, बेसिक फीचर इसके क्या हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। द बेसिक फीचर विच करेक्टराइज अ क्यूइंग सिस्टम आर, पहला है द इनपुट प्रोसेस, यानी लोगों के आने का पैटर्न क्या है, और द अराइवल पैटर्न। दूसरा द सर्विस मैकेनिज्म, सर्विस कैसे कैसे दी जा रही है। और द सर्विस पैटर्न, सर्विस कैसे कैसे दी जा रही है, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है सीरीज सर्विस चैनल और एक होता है पैरेलल सर्विस चैनल। सीरीज में क्या होता है, एक ही काउंटर होता है और आदमी पहला इस पे काम कराएगा फिर दूसरे काउंटर पे जाएगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों पे जाओ और एक जैसा काम हो, इस पे अलग टाइप का काम हो रहा है, इस पे अलग का, आपको पहले यहाँ आना है फिर यहाँ जाना है। ऐसे सिस्टम को सीरीज कहते हैं। जैसे कि मान लो आपको दवा लेनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना नंबर लेंगे, एक चैनल पे गए, नंबर लेने के बाद डॉक्टर को दिखाएंगे, दूसरे सर्विस चैनल पे गए, फिर आप मेडिकल स्टोर पे जाके दवा लेंगे। तो इनमें से किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको ये पूरा का पूरा फॉलो करना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे सामने 3 काउंटर हो, हम किसी भी काउंटर पे जाएं और हमको सर्विस मिल जाए, तो ऐसे सर्विस चैनल्स को पैरेलल सर्विस चैनल कहते हैं। जैसे कि हमको बैंक में जाकर पैसा निकालना है, 3 काउंटर हैं, तीनों से पैसा निकल सकता है, तो हम किसी एक पे भी चले जाए हमारा काम हो जाएगा। रिजर्वेशन सेंटर में जाएं, टिकट बनवाना है तो तीनों पे टिकट बन रहे हैं, किसी पे भी आप लाइन में लग जाइए, आपका टिकट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्यू डिसिप्लिन, सर्विस मैकेनिज्म के बाद क्यू का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। क्यू के डिसिप्लिन में हम आएंगे जब, तब देखेंगे कौन कौन से डिसिप्लिन होते हैं क्यू के। फोर्थ है द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, यानी जहाँ पर क्यू फॉर्म हो रही है उस सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पर 2 वर्ड हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन जरूरी है, एक तो सिस्टम और दूसरा है क्यू। सिस्टम को मतलब होता है, जैसे ये बैंक है, बैंक में जितने लोग आए इंटर किए वो सब सिस्टम में है, लेकिन काउंटर पे हो जरूरी नहीं कि इनमें से सारे लोग लाइन लगें। तो जितने लोग लाइन में लगते हैं इनको हम कहते हैं इन क्यू, और जितने लोग बैंक के अंदर हैं इनको हम कहते हैं इन सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब पूरे निकाय से है, सिस्टम से है, और क्यू का मतलब सिर्फ उन लोगों से जो लाइन बनाकर खड़े होंगे। द नंबर ऑफ सर्विस चैनल्स, नंबर ऑफ सर्विस चैनल मतलब एक साथ कितने लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, द इनपुट प्रोसेस क्या है,
या अराइवल पैटर्न। द इनपुट डिस्क्राइब द मैनर और द वे इन विच यूनिट्स अराइव एंड ज्वाइन द सिस्टम। इनपुट का मतलब वो तरीका जिससे लोग इसमें आए और सिस्टम को ज्वाइन करें। अब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? अ यूनिट में अराइव आइदर सिंगली, या तो एक एक करके लोग आएंगे, और इन अ ग्रुप, जैसे टिकट विंडो पे एक आदमी गया, उसने कहा 10 टिकट दे दो, तो इसको बल्क अराइवल माना जाएगा कि बल्क में 10 टिकट बिक गए। व्हेन यूनिट्स अराइव इन अ ग्रुप इट इज़ कॉल्ड बल्क अराइवल ऑफ यूनिट्स। जब भी ग्रुप में लोग कहीं आते हैं तो इसको हम बल्क अराइवल ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव अराइवल्स, यानी एक आया पर्सन, उसके बाद दूसरा आया, इनके बीच में जो टाइम बीता उसको हम लोग कहते हैं इंटर अराइवल टाइम। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, आगे यूज होगी। व्हाट इज इंटर अराइवल टाइम? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव अराइवल्स, दो लगातार आने वाले लोगों के बीच में जो टाइम गैप हुआ इसको हम कहते हैं इंटर अराइवल टाइम। नेक्स्ट, द अराइवल पैटर्न इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आने का पैटर्न हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बता सकते हैं कि लोगों का आने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल है, पॉइसन है, इस तरीके से। इफ़ द अराइवल आर कम्प्लीटली रैंडम, अगर लोगों का आना रैंडम हो, कोई पैटर्न ना फॉलो करता हो, तो हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ अराइवल्स इन अ फिक्स टाइम इंटरवल फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर लोगों का आना रैंडम है तो अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन होगा। इस बात को हम आगे चलकर प्रूफ करेंगे। यहाँ पर पॉइसन की स्पेलिंग गलत है, आप लोग इसको सही कर लेंगे। POISSON होता है पॉइसन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लोगों के आने का, किसी सिस्टम में लोगों के आने का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रूविंग आगे मिलेगी। इफ़ नंबर ऑफ अराइवल इन अ फिक्स टाइम इंटरवल फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ऐसा होता है कि लोगों का आना किसी सिस्टम में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, देन द इंटर अराइवल टाइम। अब आपने अभी जस्ट पढ़ा, व्हाट इज इंटर अराइवल टाइम? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव अराइवल्स। अगर लोगों का आना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो दो लोगों के बीच में जो टाइम बीत रहा है ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। इन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव आया तो। बस एक लाइन का क्वेश्चन होगा कि द अराइवल ऑफ कस्टमर्स फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको चूज करना है कौन सा। नेक्स्ट वाला क्या होगा? इंटर अराइवल टाइम फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा? तो आपको याद रखना है, अराइवल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और लोगों का आना अराइवल पॉइसन को, और इंटर अराइवल टाइम फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। कैसे? ये सब अभी आप बिल्कुल वेल मैनर में प्रूफ करके देखेंगे। नेक्स्ट, द सर्विस मैकेनिज्म। अब आते हैं सर्विस मैकेनिज्म पे क्या होती है, देखते हैं। द सर्विस मैकेनिज्म डिस्क्राइब द मैनर और द वे इन विच यूनिट्स आर बीइंग सर्व्ड, यानी लोगों को सर्विस कैसे दी जा रही है, ये होती है सर्विस मैकेनिज्म। अब कैसे सर्विस दी जा सकती है इसके बारे में हम देखते हैं। अ यूनिट में भी सर्व आइदर सिंगली, या तो हम एक एक पर्सन को सर्विस दें, और इन अ ग्रुप। कभी कभी ऐसी सर्विसेज भी होती है कि हम कई लोगों को एक साथ दे सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि चाट के ठेले पर बतासे खिलाने वाला 4-4, 5-5 लोगों को एक साथ दे रहा है, तो ये कैसा सर्विस मैकेनिज्म हुआ? ग्रुप वाला। और अगर वो एक एक पर्सन को एक बार में दे रहा है तो ये हुआ सिंगली। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग अ यूनिट इज कॉल्ड द सर्विस टाइम। वो समय जिसमें किसी एक यूनिट को सर्विस देते समय हुए जो समय लगा वो कहलाता है सर्विस टाइम। यानी किसी एक पर्टिकुलर यूनिट या पर्सन को सर्विस लेते समय लगा हुआ टाइम इज कॉल्ड द सर्विस टाइम। व्हेन द यूनिट्स आर बीइंग सर्व्ड इन द ग्रुप देन द सर्विस सिस्टम इज कॉल्ड द बल्क सर्विस सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में लोगों को एक साथ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो ऐसे सर्विस सिस्टम को हम बल्क सर्विस सिस्टम कहते हैं। इफ़ द सर्विस टाइम इज़ अ रैंडम वेरिएबल, अगर सर्विस जो दी जा रही है उसमें लगने वाला टाइम के बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता कि कितना टाइम लगेगा, मीन्स दैट इज़ अ रैंडम वेरिएबल हैविंग सम डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा फॉर ऑल द अराइवल्स, देन सर्विस टाइम फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको भी हम आगे चलकर प्रूव करेंगे कि सर्विस का टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फॉलो करेगा। चलिए,
नेक्स्ट पे आते हैं द क्यू डिसिप्लिन। द क्यू डिसिप्लिन डिस्क्राइब द मैनर और द वे इन विच द यूनिट्स फॉर्म अ क्यू और बीइंग सर्व। ये बताता है उस तरीके को कि क्यू कैसे बन रही है और फिर उनको सर्विस मिल रही है। द क्यू डिसिप्लिन में भी कौन कौन सी तरह की क्यू डिसिप्लिन हो सकती हैं, इनके बारे में जानते हैं और देखते हैं। तो पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी इस क्यू डिसिप्लिन में क्या होता है, जो पहले आता है उसको पहले सर्विस दी जाती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरा क्यू डिसिप्लिन क्या है, फर्स्ट कम लास्ट सर्व। शॉर्ट फॉर्म भी देखते चलिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को ऐसे या फिर ऐसे लिखते हैं। FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये पहले आइए और पहले सर्विस लेकर जाइए। तो कुछ सर्विस ऐसी भी होती है जिसमें फर्स्ट कम लास्ट सर्व, यानी जो पहले आता है उसको सबसे लास्ट में सर्विस मिलती है। ऐसा कब होता है, अक्सर ऐसा उन जगहों पे होता है, जैसे सिनेमा में होता है कि गेट इधर से आने का है और जाने का इधर से है। तो पर्सन जब यहाँ पर बैठे हैं, जो पहले आया मान लो उसकी सीट इधर है, तो निकलते समय क्या होगा, ये सबसे लास्ट में निकलेगा जो यहाँ के लोग हैं। या जब गाड़ियों में सामान की लोडिंग होती है तो जो सामान सबसे पहले इन होता है वो सबसे लास्ट में निकलता है। तो ऐसे और भी तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जो पढ़ाते समय हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है जब फर्स्ट कम और लास्ट सर्व का ऑप्शन आता है। तीसरा है लास्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो बाद में आया उसको सबसे पहले सर्विस दी गई, तो इसको LIFO कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको FILO यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट, और ये होता है FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्ट फॉर्म में। फोर्थ है सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। सर्विस इन रैंडम ऑर्डर का मतलब बहुत सारे कस्टमर सर्विस लेने आए, लेकिन जिसका काम जब खत्म हुआ उसको तब बताया गया कि आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं सर्व इन रैंडम ऑर्डर। इसका शॉर्ट नाम है सिरो, सर्व इन रैंडम ऑर्डर। चलिए, तो ये तो थे क्यू डिसिप्लिन कि क्यू कैसे कैसे बनेंगी और कैसे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम की। इन अ क्यूइंग सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ क्यू आर कॉल्ड होल्डिंग यूनिट्स। एक सिस्टम में एक समय में जितने लोग रह सकते हो उनको हम कहते हैं होल्डिंग यूनिट्स। टोटल नंबर मतलब मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं। द सर्विस फ्रॉम विच यूनिट्स कम्स मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सर्विस फ्रॉम यूनिट्स कम, यानी सर्विस लेने के लिए जो लोग आते हैं वो फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड से होता है, मतलब जब हम ये फिक्स ना कर पाएँ कि आज कितने लोग सर्विस लेने आने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट। जब टिकट विंडो की बात होती है सिनेमा में, तो सिनेमा की जितनी सीटें होती हैं इतने लोगों को जब टिकट दिया गया तो उसके बाद टिकट देना बंद कर देते हैं, क्योंकि हाउसफुल हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी लोग आगे आते रहते हैं टिकट लेने के लिए, जिनको पता नहीं होता है कि हाउसफुल हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ पर्सन्स को फिक्स नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे किसी एक सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों का आना, उसमें क्या होता है, मरीज़ का नंबर फिक्स नहीं किया जा सकता कि कितने आते हैं, और डॉक्टर्स को इनफाइनाइट नंबर ऑफ मरीज यानी अनडिफाइंड, पता ही नहीं होता कितने देखने, बस जब तक टाइम है तब तक देखते जाइए। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट इन अ क्यूइंग सिस्टम इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट जितनी हो सकती हैं उनको हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। चलिए, इनमें और ऊपर वाले में डिफरेंस क्या, जरा इसको एक बार फिर से देख लो। इन अ क्यूइंग सिस्टम द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ क्यू, यहाँ पर क्या लिखा है, एक क्यू में खड़े हुए लोग को होल्डिंग यूनिट्स कहते हैं, जबकि यहाँ पर क्या था, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट इन अ क्यूइंग सिस्टम, यहाँ पर वो क्यू में नहीं खड़े हैं, उस सिस्टम में है। सिस्टम का मतलब अभी हमने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की कैपेसिटी उस जगह से डिसाइड होती है जहाँ पर क्यू के साथ साथ और भी लोग हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सर्विस चैनल, द सर्विस पैटर्न और द सर्विस मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सर्व्ड सर्विस चैनल्स में बी द फॉलोइंग टाइप्स। चलिए फिर से देखते हैं इसको, कितने सर्विस चैनल हो सकते हैं, द नंबर ऑफ सर्विस चैनल, द सर्विस पैटर्न और द सर्विस मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सर्व्ड सर्विस चैनल। यहाँ पर समथिंग लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसको आप कट कर दो, फिर देखो लैंग्वेज सही हो जाएगी। द सर्विस पैटर्न और द सर्विस मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ सर्विस चैनल, यानी जो सर्विस का पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करेगा,
सर्विस चैनल के अरेंजमेंट में मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, और ये किस किस टाइप का हो सकता है देखते हैं। तो पहला है सिंगल सर्विस चैनल, यानी जब आपको पूरे सिस्टम में एक ही चैनल के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। व्हेन देयर इज ओनली वन सर्विस चैनल एंड यूनिट्स फ्रॉम अ सिंगल क्यू, इट इज़ कॉल्ड सिंगल सर्विस चैनल, यानी सिस्टम में केवल एक सर्विस चैनल है और केवल एक ही लाइन बन रही है, तो हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं सिंगल सर्विस चैनल। आगे सीरीज सर्विस चैनल, व्हेन अ यूनिट अराइव्ड passes successively through all the ordered service channel। इसका एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया था, पहले काउंटर पे जाना, फिर दूसरे पे भी जाना, फिर तीसरे पर भी जाना, इस तरीके से सब पर जाने के बाद उसका काम पूरा होगा। वही बात है, व्हेन अ यूनिट अराइव्ड passes सक्सेसिवली थ्रू ऑल द ऑर्डर्ड सर्विस चैनल, यानी जितने भी ऑर्डर्ड सर्विस चैनल हैं जिनका नंबर है 1 2 3, उनमें से सब पर जाने के बाद वो सर्व होगा बिफोर अ सर्विस इज कम्प्लीटेड, यानी इन पर जाने के बाद ही उसकी सर्विस कंप्लीट होगी। इट इज़ कॉल्ड सीरीज सर्विस चैनल। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, पैरेलल सर्विस चैनल पे। व्हेन देयर आर सेवरल सर्विस चैनल्स प्रोवाइडिंग आइडेंटिकल सर्विस फैसिलिटीज सो दैट सर्व्ड यूनिट्स मे बी सर्विस साइमल्टेनियसली, यानी जिनको सर्विस मिली है वो एक साथ सर्विस ले सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड पैरेलल सर्विस चैनल। तो चलिए थोड़ा सा हिस्सा आज और करेंगे, कस्टमर बिहेवियर भी देख लेते हैं, फिर कल हम आपको क्यूइंग सिस्टम का नोटेशंस को करवाएंगे और फिर प्रूविंग की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा लोगों का आना यानी अराइवल, इंटर अराइवल टाइम कैसे एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा और सर्विस टाइम कैसे एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा। तो कस्टमर बिहेवियर क्या क्या होता है क्यूइंग सिस्टम में, एक होता है बाल्किंग। क्या होता है ये, अ कस्टमर में लीव द क्यू बिकॉज आइदर द क्यू इज टू लार्ज एंड ही हैज़ नो टाइम टू वेट, इट इज़ कॉल्ड बाल्किंग। यानी अगर कोई एक कस्टमर बिना सर्विस लिए चला जाए और वजह ये हो कि उसके पास समय कम था, लाइन बहुत लंबी थी, तो कस्टमर बिहेवियर में ये कहलाता है बाल्किंग। सेकेंड है रेनेजिंग। ये क्या है, अ कस्टमर में लीव द क्यू ड्यू टू इम्पेशेंस, यानी लाइन लंबी नहीं थी लेकिन कस्टमर को इंतजार करना पसंद नहीं था, इम्पेशेंस, धैर्य नहीं था उसके पास, इस तरीके से उसने क्यू को जब छोड़ा तो इसको कहा गया रेनेजिंग। दूसरा होता है जॉकीइंग। ये क्या होता है, कस्टमर एक लाइन में लगा हुआ है लेकिन उसके मन में आया कि अगर हम दूसरी लाइन में चले जाएं तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अ कस्टमर में मूव फ्रॉम वन क्यू और वेटिंग लाइन टू अदर, इट इज़ कॉल्ड जॉकीइंग। तो जब कभी भी कस्टमर अपनी क्यू को चेंज करता है तो ये कहलाता है जॉकिंग। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द इंटर अराइवल टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव अराइवल्स आर एज्यूम्ड टू बी IID, यानी हम ये मान कर चलते हैं कि जो दो कस्टमर्स के बीच में टाइम है वो IID होगा, यानी किसी एक कस्टमर का दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। एक कस्टमर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इनके बीच में जो टाइम है वो एक जैसा आइडेंटिकल होगा और इंडिपेंडेंट भी होगा, यानी किसी एक का दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। आल्सो द सर्विस टाइम्स आर एज्यूम्ड टू बी IID रैंडम वेरिएबल। लोगों को सर्विस देने के लिए जो टाइम है उसको भी हम IID मानेंगे, यानी सबको सर्विस देने के लिए एक जैसा टाइम यूज़ किया जाएगा। होता है नहीं होता है वो अलग बात है। और एक पर्सन को सर्विस देने में जो दूसरे पर्सन को सर्विस देने वाला टाइम है उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, यानी इंडिपेंडेंसी भी रहेगी। द टू सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट, यानी दो रैंडम वेरिएबल्स अगर हम ले सर्विस टाइम के तो वो इंडिपेंडेंट माने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम। तो क्यूइंग सिस्टम में कुछ ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या है इनको देखते हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्यू लेंथ, यानी क्यू कितनी लंबी होगी और इसके लंबी होने की प्रोबेबिलिटी। व्हेन द नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अराइवल पैटर्न एंड सर्विस पैटर्न इज गिवन, अगर हमको लोगों के आने का डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस के मिलने का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू लेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड, तो हम लाइन कितनी लंबी होगी इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू लेंथ। और इस क्यू लेंथ की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से वी कैन आल्सो एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो क्यू, यानी कब ऐसा होगा या इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि लाइन नहीं बनेगी, इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये आता है क्यूइंग सिस्टम के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटिंग टाइम।
द टाइम स्पेंड बाय ए कस्टमर इन द क्यू, यानी जब एक कस्टमर लाइन में खड़े खड़े इंतज़ार कर रहा है तो उसको हम वेटिंग टाइम कहते हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ हिज सर्विस, लेकिन याद रहे कि उसकी सर्विस ना स्टार्ट हुई हो। जैसे पहला पर्सन है और इसके पीछे लंबी सी लाइन है, तो ये पर्सन को वेटिंग लाइन में नहीं मानेंगे क्योंकि इसको सर्विस मिल रही है, ये इसका सर्विस टाइम चल रहा है, बाकी का वेटिंग टाइम चल रहा है। जैसे ही इसका नंबर आया तो इसका वेटिंग टाइम फिनिश, फिर इसका सर्विस टाइम स्टार्ट हुआ। तो ये बात डिफरेंस की गई है। द टाइम स्पेंड बाय ए कस्टमर इन क्यू बिफोर द स्टार्ट ऑफ हिज सर्विस, यानी सर्विस के शुरू होने के पहले जो टाइम कस्टमर्स के थ्रू स्पेंड किया गया क्यू में इज कॉल्ड हिज वेटिंग टाइम। द टोटल टाइम स्पेंट बाय ए कस्टमर इज द वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम। इसलिए सिस्टम में जो कस्टमर टोटल टाइम कर रहा है, वेट कर रहा है, वो होगा वेटिंग प्लस सर्विस। नेक्स्ट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजी पीरियड। बिजी पीरियड होता है उनके लिए जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इफ़ वी सपोज दैट द सर्वर इज फ्री इनिशियली, मान लेते हैं एक आदमी काउंटर पर बैठा और वो भी बैठा, कस्टमर्स की लाइन नहीं लगी है, कस्टमर्स अराइव, अचानक से कस्टमर्स आए, ही विल बी सर्व्ड इमीडिएटली, उसने उनको सर्विस देना स्टार्ट कर दी। ड्यूरिंग हिज सर्विस टाइम सम मोर कस्टमर्स विल अराइव, जब तक पहले पर्सन को सर्विस मिल रही थी तब तक यहाँ पर एक लाइन बन गई। एंड विल बी सर्व्ड, और इनको भी सर्विस देने लगा वो सर्विस चैनल वाला। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू इन द वे अंटिल द सर्वर बिकम्स फ्री अगेन, और जब तक सर्वर फ्री नहीं हो गया इन सबको सर्विस देने की, मतलब लाइन ख़त्म नहीं हो गई, तो इस टाइम को क्या कहा जाएगा? उस सर्विस देने वाले का बिजी पीरियड। तो दिन में कई बार ये ऐसा होता है कि जो सर्विस देने वाला होता है वो फ्री हो जाता है, लेकिन फिर बिजी होता है, फिर फ्री होता है, फिर बिजी होता है। तो जब तक वो किसी पर्सन को सर्विस दे रहा होता है वो उसका कहलाता है बिजी पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटिल द सर्वर बिकम्स फ्री अगेन, नो कस्टमर इज लेफ्ट अनसर्व्ड, जब वो फ्री हो जाएगा और कोई भी कस्टमर बाकी ना बचा हो, व्हेन इट हैपेंस वी से दैट द बिजी पीरियड इज जस्ट एंडेड, यानी उसका बिजी पीरियड एंड हो गया। Thus we can obtain the probability distribution of busy period, और हम इस बिजी पीरियड के probability distribution को भी obtain कर सकते हैं कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। When no customer is present in the system, अगर कोई भी कस्टमर सिस्टम में ना प्रेजेंट हो, द पीरियड इज कॉल्ड इडल पीरियड, तो हम बिजी पीरियड के अलावा एक और पीरियड है जब सर्वर खाली बैठा है तो इसको हम इडल पीरियड कहते हैं। द बिजी पीरियड एंड द इडल पीरियड फॉलोइंग बिजी पीरियड कंस्टिट्यूट अ बिजी साइकिल, यानी थोड़ी देर बिजी रहा, फिर फ्री, फिर बिजी, फिर फ्री, इस तरीके से एक साइकिल बनती है जिसको हम बिजी साइकिल कहते हैं। एक और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपोनेंट है ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। इसका क्या मतलब होता है देखते हैं, फिर लिस्ट ऑफ सिंबल से हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन ट्रांजिएंट स्टेट, किसी भी सिस्टम को हम ट्रांजिएंट स्टेट में कब कहते हैं? व्हेन इट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसके जो भी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिजी टाइम जो अभी अपने ऊपर पढ़े, और इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस एंड क्यू लेंथ, यानी लोगों का आना जाना और क्यू की लेंथ आर डिपेंडेंट ऑन टाइम, अगर ये सब टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी हमारे सिस्टम में टाइम की रिस्ट्रिक्शन है कि कितने बजे आना है, कितने बजे तक सर्विस देना है, 10 to 5, तो टाइम की रिस्ट्रिक्शंस पे जब कोई सिस्टम डिपेंड होता है तो हम इसको कहते हैं किस स्टेट में है ये? ट्रांजिएंट स्टेट में। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन स्टेडी स्टेट व्हेन इट्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और इनपुट प्रोसेस और आउटपुट प्रोसेस क्यू लेंथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड 24 आवर सर्विस अवेलेबल है, यहाँ पर कोई टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जब आएंगे सर्विस मिलेगी। तो इस तरीके के स्टेट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो आपको जो इक्वेशंस डिराइव करनी है आगे चलकर मॉडल्स के लिए, वो हम ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट में करेंगे, यानी जब टाइम पर डिपेंडेंसी हो और जब टाइम पर डिपेंडेंसी ना हो। तो अब आगे का जो स्टार्टअप है उनमें हम नोटेशंस के बारे में जानेंगे, जो कि आज नहीं हम करवा रहे हैं, यहाँ से हम आपको अगली क्लास में स्टार्ट करवाएंगे। नोटेशंस को भी देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी के टर्म में होंगे, सिंबल्स के बारे में जानेंगे, और फिर हम आगे चलकर मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉडल होते हैं और कैसे हम उनमें प्रोबेबिलिटी की थ्योरी लगाकर डेवलप करेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस को। तो आज की क्लास यहीं तक। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
चलिए, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में।